गांव गांव हर एक जिले से आवाजें ये आती है। हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं। सम्मानित पत्रकार भाइयों, मुझे ये बताने में बहुत हर्ष है। पूर्व की भांति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल व्यवहार से, कुशल नेतृत्व से, उनकी पार्टी की विचारधारा से प्रसन्न होकर आज बहुत बड़े बड़े नेतागण विभिन्न पार्टियों के आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी इजाजत से मैं उनके नाम आपके सम्मुख प्रमुख नेताओं के पढ़ रहा हूं। सूची बहुत बड़ी है, बहुत से हजारों लोग बाहर भी हैं। उनके नाम मैं आपके सामने बाद में प्रस्तुत करूंगा। मैं जो मेरे सामने प्रमुख नेतागण हैं उनके नाम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वश्री गणेश शंकर पांडे, पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश। श्री गणेश शंकर पांडे, पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश विधान परिषद। श्री भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी, श्री भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी पूर्व सांसद, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री विनय शंकर तिवारी विधायक, श्री विनय शंकर तिवारी विधायक चिल्लूपार गोरखपुर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री जय चौबे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री जय चौबे जी। श्री संतोष पांडे, ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मीपुर गोरखपुर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री संजय दीक्षित, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा हमीरपुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। श्री समीर त्रिवेदी, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी जिला फतेहपुर, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री शिव कुमार निषाद, पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी इटावा। श्री योगेंद्र शर्मा, अध्यक्ष फुनरवा गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री जलालुद्दीन सिद्दीकी, एआईसीसी कांग्रेस पार्टी के हैं। जलालुद्दीन सिद्दीकी जी समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री बिमल दुबे प्रयागराज से हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री राज बहादुर सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी गोरखपुर के हैं, समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। श्री बसंत पासवान, सदस्य जिला पंचायत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोरखपुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री सत्य प्रकाश यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री अजय दुबे, बस्ती जिले के हैं, बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री संतोष पांडे, करनेलगंज गोंडा, संतोष तिवारी, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री शत्रुघ्न कनौजिया, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी महाराजगंज। श्री राजेश गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी महाराजगंज। श्री मेहंदी हसन,
पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी छोड़कर महाराजगंज के हैं। श्री संतोष पांडे प्रमुख प्रतिनिधि लक्ष्मीपुर, श्री रणजीत बहादुर सिंह पूर्व प्रमुख बिठौरा, श्री दिग्विजय सिंह पूर्व प्रमुख सदर, श्री मोहन सिंह पूर्व प्रमुख घुगली, श्री संजय दुबे प्रमुख प्रतिनिधि पिपरौली, श्री शमशाद सदस्य जिला पंचायत, श्री दीपू पांडे सदस्य जिला पंचायत, श्री उषा निषाद पूर्व सदस्य जिला पंचायत, सुरेंद्र भारती, श्री हसानुद्दीन, राजेंद्र दुबे, घनश्याम तिवारी, राम नरेश प्रबंधक जी, धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी जी, परशुराम जी, श्री प्रदीप कृष्ण त्रिपाठी जी, दीनू, श्री राम कृष्ण साहनी, श्री रविन्द्र निषाद, कुलदीप वर्मा, श्री विक्रम सिंह, हृदय पांडे, रविकांत पांडे, अनिल सिंह, बच्चन लाल गौड़, ओंकार तिवारी, रामनिवास यादव, डॉक्टर अजय निषाद, राकेश चंद निषाद, डॉक्टर विजय निषाद, राम मिलन निषाद प्रधान लक्ष्मीपुर, अमरजीत निषाद, राम केवल निषाद, रालमन निषाद, रमेश निषाद सहित ये बड़ी सूची है। श्री राजेश मणि त्रिपाठी पूर्व प्रमुख धानी, श्री अमजद खां, श्री घनश्याम मौर्य, श्री विवेक पांडे, श्री अर्जुन गुप्ता, श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा, श्री रमेश कनौजिया, श्री वीरेंद्र उपाध्याय, श्री गणेश पांडे, श्री आलमगीर, श्री उदय प्रताप, श्री उदय कनौजिया, रामानंद पासवान, पन्नू यादव, ओम प्रकाश निषाद, सुग्रीव निषाद, पारस निषाद, सुरेंद्र निषाद प्रत्याशी, श्री भगत राम मिश्रा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री दुर्बल निषाद और आनंद शर्मा पूर्व विधायक सेवरही समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री पायल किन्नर, ये पायल किन्नर जी हैं, इनको आज ही समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। श्री इनको बधाई। और हमारे सभी किन्नर आए हैं सब। ये सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वागत करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि इनके सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करें। श्री विनय शंकर पांडे जी से, विनय शंकर तिवारी जी, श्री विनय शंकर तिवारी जी विधायक हैं चिल्लूपार से, वर्तमान में उनसे अनुरोध है कि वो आए और प्रेस मीडिया के सामने अपनी बात रखें। श्री विनय शंकर तिवारी विधायक जी। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज एक बहुत बड़ा तबका जो कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आया है, उसने समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की है। उस अवसर पे आज मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, बंधुओं, मित्रों, जब 2017 में सरकार बनी, बड़े उत्साह से सरकार बनी थी, लेकिन जब सरकार बनना ऐसा महसूस हो रहा है आज कि इस सरकार ने लोकतंत्र के लिए नहीं, राजतंत्र के लिए सरकार बनाई थी और बोलने पे पाबंदी लगा दी। सरकार ने कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है, तो उसको जेल भेज देने का काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ सरकार ने एक नया तरीका अपना लिया कि शिलान्यास किसी ने किया, कार्य किसी ने किया, पत्थर वर्तमान सरकार ने लगा दिया। कार्य को कोई भी कर रहा है, उस पर पत्थर वर्तमान सरकार का लग जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूरे प्रदेश में मतलब जो वैमनस्यता का बीज बोने का काम किया, साथ ही साथ अगर आप देखें तो सरकार ने जो 5 साल का कार्यकाल है सरकार का, केवल बिखराव के अलावा, समाज में टूटन के अलावा और कोई कार्य करने का काम नहीं किया। और सबसे बड़ा कार्य यदि किया उन्होंने तो लोगों को बांटने का और प्रचार प्रसार करने का। सबसे ज्यादा बजट अगर किसी का है इनका तो प्रचार करने के लिए है। रोज कहीं न कहीं अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन हैं
होर्डिंग्स हैं, लेकिन धरातल पे वो कोई चीज आज की तारीख में मौजूद नहीं है। कहीं पे भी धरातल में कोई चीज मौजूद नहीं है। और हम अपने जिले की बात करते हैं, एक उदाहरण हम देते हैं कि हमारा जिला गोरखपुर, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आते हैं, अगर बाढ़ प्रभावित इलाका है, एक बाढ़ का उदाहरण देते हैं, बाढ़ में इस साल 3 गांव कट के खत्म हो गए, लेकिन वहां पे कोई बजट नहीं दिया गया, कोई भी बजट ऐसा नहीं दिया गया जो बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया गया हो। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं की हाल केवल बिल्डिंग का उद्घाटन गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन आदरणीय अध्यक्ष जी ने दी थी। गोरखपुर में जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आदरणीय अध्यक्ष जी ने बनाया था, लेकिन आज उसमें कोई भी कार्य, कोई सी बढ़ोतरी करने का काम नहीं किया गया। साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट होता है, जब अपॉइंटमेंट होता है तो एक जात विशेष के 75 लोग, 150 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें एक जात विशेष के 75 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। जितने थाने, जितने चौकी, जो जिले प्रशासन है, सब पे एक जात विशेष के लोगों को बैठाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। और तो और खासकर हम जिस समाज से खाते हैं, ब्राह्मण समाज से जहां से हम आते हैं, उस ब्राह्मण समाज में जितना अत्याचार और अन्याय हुआ है शायद ही कभी किसी ने किया हो। और सरकार ने जो कभी दुर्घटना के कारण जो इनकाउंटर होता है, दुर्घटना की होती है, इनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकाउंटर की पॉलिसी बना दी कि साहब हम इनकाउंटर इनका कर देंगे, घोषित इनकाउंटर कर दिया। तो इसका मतलब सरकार ने का न्यायपालिका से पूरा विश्वास उठ गया है, सरकार का न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। क्योंकि कायदे से किसी को भी हम किसी दुर्घटना में इनकाउंटर हो जाए, ये बात तो सुनी है, ये समझी है कि भाई इनकाउंटर ऐसे हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बना के कि साहब फला व्यक्ति का मुझे इनकाउंटर करना है। पहली बार मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि पहली बार घोषित करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो बस सरकार अपराध करने का काम कर रही है, किसी को न्यायपालिका को अपने हाथ में लेने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन सरकार ने न्यायपालिका के भी कार्य को अपने हाथों में लेने का काम किया है आज की तारीख में, और लोगों को घोषित इनकाउंटर कर दिया है। इसी तरह जब डेंगू की बात आई थी, तो डेंगू की वजह से तो मर रहे थे लोग। गोरख बीआरडी में जो जापान जेईटी हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे, तो वहां के प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा, गलती किसी और की थी, राजीव मिश्रा को वहां पे ले जाकर सजा दे दी गई, उनकी पत्नी को 2 साल जेल में रखा गया, उनको जेल में रखा गया। उनका क्या अपराध है शायद ही कहीं किसी को मालूम हो। कफील जिसने सेवा करने का काम किया था, उसको जेल में रखने का काम किया। अभी आप देखिए विवेक तिवारी की यहां हत्या कर दी गई, ऊंचाहार में हत्या हो गई, 5-5, 6-6 हत्याएं ऊंचाहार में हो गई। इसी तरह भी गोरखपुर में 24 नवंबर को दिन दहाड़े जो कि कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सीएम सिटी है, वहां पे एक अंकुर शुक्ला नाम के नौजवान की ईंटे से कूच कर हत्या की गई है, और उस पर भी सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। और अभी तक की जो भी सरकारें हैं, वो यदि कोई कार्य करती हैं तो वो ये कार्य करती हैं कि जो पीड़ित होता है उसके पास जाती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में जो उनके सहयोगी दल हैं, अपराधी के घर पूछताछ करने गए कि उनकी कुशल क्षेम लेने अपराधी के घर गए, जो पीड़ित पक्ष था उसके घर कुशल क्षेम पूछने तक नहीं गए। तो आज पूरी सरकार, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, महंगाई की बात हो, महंगाई में चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कोरोना के दर्द को अभी लोग भूले नहीं है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो कोरोना में अपने किसी एक न एक प्रियजन को कहीं न कहीं निश्चित रूप से खो दिया है। उस अव्यवस्था के दौर में सरकार शांत हो गई थी, कहीं बोलने का काम नहीं कर रही थी। सरकार ने जो कोरोना पीड़ित थे उनके लिए कोई काम करने का काम नहीं किया। हमारे तरफ एक धुरियापार चीनी मिल है, उसको उन्होंने वादा किया था चलाने के लिए, लेकिन आज तक उस पर एक ईंटा नहीं रखा गया है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां पे अभी फैसिलिटी नहीं है, एम्स खोलने की बात हो रही है, लेकिन फैसिलिटी नादारद है, तो क्या केवल बिल्डिंग से हमारा काम चलेगा? तो पूरी प्रदेश सरकार आज की तारीख में केवल वादों पे चल रही है। अगर वहीं दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार को देखिए, 12 से 17 की सरकार को देखिए, तो एक नया विजन दिखाई देता है, एक नया दृश्य दिखाई देती है। आपका एक विजन था कि लखनऊ में मेट्रो को चलाने का काम किया,
आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया, आज तक उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। तो जितनी विकास की परियोजनाएं थी ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी और इनके विजन और इनके सोच का ये परिणाम था कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज अचानक आकर उस पर रोक लगा दिया गया है और अब ये महसूस हो रहा है कि जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की कमान पुनः नहीं संभालेंगे तब तक उत्तर प्रदेश का विकास अब संभव नहीं है। हम सब लोग, जो भी हम लोगों की ताकत है, सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर पूरे प्रदेश में हर जगह जहां जहां आपका निर्देश होगा जाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बने इसका संकल्प लेंगे और 22 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम पुनः आपके आभारी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आभारी हैं, समाजवादी पार्टी के आभारी हैं और मेरा पूरा परिवार सहित हम सब लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और इस बात से कि कम से कम आगे उत्तर प्रदेश का विकास हो, विनाश न हो, ठोको और एनकाउंटर और बुलडोजर की नीति समाप्त हो, भाईचारे की नीति हो, विकास की बात की जाए, लोगों को रोजगार की बात की जाए। आप देखिए, अगर जो शिक्षा मित्र हैं, जो परीक्षा लीक, तो मेरे ख्याल से एक ये बन गया है, एक सिस्टम बन गया है, जो भी परीक्षा हो जा रही है वो लीक हो जा रही है, फिर उसकी जांच हो रही है, फिर उसका सेंटर अगर गोरखपुर से कहीं मेरठ भेज दिया जा रहा है और मेरठ से कहीं गोरखपुर भेज दिया जा रहा है। तो इस तरह का काम इस सरकार में हो रहा है और इस सरकार में शायद ही कोई खुश होगा, शायद ही इस सरकार के जाने के लिए अब हर आदमी कामना कर रहा है, हर आदमी प्रयास कर रहा है और आने वाले जब भी मत पड़ेंगे तो 2022 में लोग संकल्पित हो गए हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे। ऐसी हम सब लोगों का विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का साधुवाद, धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले से कुछ न कुछ लोग आज यहाँ अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए आए हुए हैं, हर जिले से, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो देवरिया हो, संत कबीर नगर हो, श्रावस्ती हो, हर जिले से लोग आए हुए हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है कि उस जिले से लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने स्वतः न आए हुए हों। तो आज ये उत्साह दिखाई दे रहा है और सब लोग, इसीलिए आज जो प्रचार मंत्री, अगर उनको हम कहें, आज मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं रह गई है, अब उनके प्रचार मंत्री जी दिल्ली से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो कहीं प्रचार में दिख नहीं रहे हैं, अब तो सीधे सीधे प्रचार मंत्री जी दिख रहे हैं कि वही प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहीं प्रचार करते हुए अब नहीं दिख रहे हैं, अब तो वो सड़क पे छूट गए हैं, हो सकता है किसी दिन और कहीं छूट जाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं क्योंकि अभी आगे के ढेर सारे कार्यक्रम हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद निषाद जी ने भी अपना पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया है। आनंद निषाद जी ने, निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बुंदेलखंड इंसाफ सेना के अध्यक्ष एएस नोमानी साहब ने भी समाजवादी पार्टी में अपनी पूरी बुंदेलखंड सेना को विलय करने की घोषणा की है। मैं इनका स्वागत करता हूं और इस मंच पर श्री मूलचरण निषाद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री मनोज चौधरी पूरी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं पूर्व सांसद कुशल तिवारी जी से कि वो आए और प्रेस मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय कुशल तिवारी जी। आज यहाँ पर आने का हम लोगों को अवसर मिला। सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करते हुए सभी महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय नेताजी जो हम लोगों के अभिभावक हैं माननीय मुलायम सिंह जी को प्रणाम करते हुए आज हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ हमारा समायोजन हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं। इनका हम लोग दूसरे दल में थे, पार्लियामेंट में अक्सर इनका हमको वो मिला करता था और आज
तो हम निर्देश लेने के लिए आए हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। हम लोग जिस इलाके के हैं वहां भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ पहले गिरमिटिया मजदूर बन करके जाते थे, आज भी जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं पूर्वांचल के हैं, त्रिनिदाद के जो प्रधानमंत्री हैं आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो भोजपुरी में बड़ी मिठास थी, और इसीलिए वहां गन्ने की रिकवरी हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी अगर गन्ने की में कहीं पाई जाती है तो पूर्वांचल में पाई जाती है। 14% कुछ, बाकी 8% की रिकवरी होती है। मिठास थी हमारी भाषा में। देखिए, अभी मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपको कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है गिरल बम से, तो इसका मतलब एक्सीडेंटल, मतलब देख नहीं पाया, गिर गया और चोट लग गई होगी। तो लोग पूछते हैं भाई कहीं चोट तो नहीं लगी। और गिरल धम से मतलब नहीं देख पाया होगा तो गिर गया होगा, और गिरल छम से मतलब समझ जाते हैं कि पानी में गिरा होगा। यह मिठास है हमारी भाषा की, और यह मिठास में ऐसा केमिकल नहीं पड़ना चाहिए जिससे इसकी मिठास खत्म हो जाए। हमारे यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश की आजादी में। हमारे यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके, चाहे वो मंगल पांडे जी हों, जिनका एक इतिहास रहा है और क्रांतिकारी इतिहास रहा है, हम उस मिट्टी के हैं, और हम विश्वास के साथ आपसे कहना चाहते हैं। और आज बड़ा अच्छा संयोग है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि किन्नर भाइयों का भी अगर आशीर्वाद मिल जाता है तो इससे शुभ बात कुछ नहीं होती है। अब आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये भोजपुरिया, ये पूर्वांचल के लोग थोड़ा संकोची होते हैं, लेकिन जब तुल जाते हैं तो समझ लीजिए किसी का भी बोरिया बिस्तर गुल करने में इनको समय नहीं लगता है। बोरिया बिस्तर समेट करके जाना पड़ेगा। आज जो धमकी दी जा रही है, देख रहे हैं हमारे यहाँ, देखिए अभी एक हफ्ते के अंदर 2 प्रोग्राम हुए पूर्वांचल में माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि बसों में 10-12 आदमी से ज्यादा नहीं थे, वो भी बुलाए गए थे। प्रधानों को कहा गया था तुम्हें इतने लोगों को लेकर के आना है, शिक्षा मित्रों को, आशा बहुओं को, सफाई कर्मियों को, सबको इकट्ठा करने का काम किया जाता है। और जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से सरकार कहीं चलती है, घोषणाओं से कहीं सरकार चलती है। हमारा आपका बजट, हमारी आपकी गाड़ी कमाई का पैसा विज्ञापन में देना चाहिए। विज्ञापन में देने के लिए हम लोग टैक्स देते हैं। आज हम लोग किसान परिवार के हैं। आज हमको 1100-1200 रुपए में धान, बड़ा कष्ट के साथ हमें कहना पड़ रहा है, धान बेचना पड़ता है, कोई खरीदार नहीं है। सरकार केवल कहती है, कागजों में आंकड़ा बताती है कि ये इतने क्रय केंद्र चल रहे हैं, ये खरीदारी हो रही है, वो खरीदारी हो रही है। किसान आज भुखमरी के कगार पर है। जो व्यवस्था है, चिकित्सा की जो व्यवस्था है, आप देख लीजिए कितनी जर्जर है। अस्पताल, बिल्डिंगें तो बन गई हैं, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। बहुत इसके साथ हमें कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सरकार है, अपनी जिम्मेदारियों पर, जो जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, पहले उन जिम्मेदारियों का ये हिसाब दे दे, तब उसके बाद ये बात करें, विकास की बात करें। इनकी जो जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि समाज को बांट देना। राजनीति के ऐसा पेशा है, समाज को जोड़ने का पेशा है। जोड़ो भाई, कौन रोकता है? समाज को बांटने का ठेका कहां ले उठा रखा है? आज सबको काम बांट दिया गया है। कोई विकास की बात करेगा, कोई मंदिर की बात करेगा। क्या हम लोग पुजारी, हम लोग भगवान के प्रति हमारी आस्था नहीं है? भगवान राम के प्रति, भगवान हनुमान के प्रति हमारी आस्था नहीं है? हम भी मंदिर के सामने जाते हैं तो ऐसे बड़े अदब के साथ, बड़े झुक करके शीश नवाते हैं। तो जो ये ठेकेदार तो नहीं हो गए हैं धर्म के, इसका जवाब देना होगा भाइयों। वक्त आ गया है, सजग रहिएगा। ये जैसे यात्राएं चला रहे हैं, हम लोग साइकिल चलाएंगे। हर बूथ पर जा करके साइकिल के माध्यम से
अपने लोगों को जगाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। एक ये जो पन्ना प्रमुख का इन्होंने नारा दिया है, पन्ने में जितने नाम हैं वोटर लिस्ट में सबको जोड़ने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। आज सोच के जाइए, और समय ज्यादा नहीं है, और ऐसी विचारधारा का शासन होना चाहिए जो सबको एक समान समझते हुए जोड़ने का काम करे। आज इसी की आवश्यकता है। हम आपको माननीय अध्यक्ष जी विश्वास दिलाने आए हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में जहां भी पार्टी का निर्देश होगा, हम लोग तत्परता से एक सहयोगी के रूप में हर बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। और आने वाला समय हमारा है, लेकिन भाइयों अति विश्वास में नहीं आना है। अति विश्वास खराब होता है। ऐसा प्रचार होता है, दुष्प्रचार भी होगा कि हमको नरमी से अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने की, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। यही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आज इस वक्त में अब ये इस युद्ध में अब युद्ध शुरू हो गया है और सारा दारोमदार आपके कंधे पर, हमारे कार्यकर्ताओं के कंधे पर है। आज इस लड़ाई को कैसे जीता जाएगा, और जीतना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे ये जो चीजें हैं जो आज समाज में भय व्याप्त है, रोज धमकाया जाता है। कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए क्या जनता ने वोट दिया था? विश्वास जीतने के लिए वोट दिया था। विश्वास से आज जनता की कसौटी से ये लोग हट गए हैं। आज इनको जवाब देना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का, यहां शामिल सारे भाइयों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हुए कि आपके निर्देश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, भरत जी से नोएडा से आए हैं, इनका गीत गाना लॉन्च होगा भरत जी का। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना गाना प्रस्तुत कराएंगे। क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है जी, ये बोलना भी चाहते हैं और हम लोगों को कभी खाने पे भी बुलाएंगे। भगत राम मिश्रा जी से अनुरोध है मीडिया के सामने अपनी संक्षिप्त शब्दों में बात रख के गाने होने। अखिलेश राजा आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, अखिलेश राजा आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, यूपी को चमकाएंगे, जनता का साथ निभाएंगे, यूपी को चमकाएंगे, जनता का साथ निभाएंगे। अखिलेश भैया आएंगे, साइकिल वाले आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, साइकिल वाले आएंगे। खदेड़ा खदेड़ा होगा, यूपी से खदेड़ा होगा, खदेड़ा खदेड़ा होगा, यूपी से खदेड़ा होगा। बेईमानों का खदेड़ा, शैतानों का खदेड़ा, बेईमानों का खदेड़ा, शैतानों का खदेड़ा, लुटेरों का खदेड़ा, हैवानों का खदेड़ा, लुटेरों का खदेड़ा, हैवानों का खदेड़ा, झूठे वादों का खदेड़ा होगा, खदेड़ा खदेड़ा होगा, यूपी से खदेड़ा होगा। धन्यवाद बधाई दीजिए, उन्होंने गाना भगत राम मिश्रा जी। बधाई दूसरा दीजिए। गीत है राशिद जी का। इनके बाद राशिद जी का गीत प्रस्तुत होगा। एक मिनट, अभी गाना एक और हो जाने दो, एक गाना और भी। हाँ, हो गया यही था। आप अपना अच्छा, साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का मैं पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर बहराइच जिले की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस बात के लिए और बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में श्री भीम शंकर तिवारी, श्री गणेश पांडे जी, श्री विनय शंकर तिवारी जी को ला करके इन्होंने साबित कर दिया कि अगले चुनाव में पूरा ब्राह्मण समाज श्री अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहेगा। पूरा प्रदेश हिल के रहूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, काउंटर स्पेशलिस्ट आज की तारीख में केवल योगी आदित्यनाथ ही नहीं है, मैं आपके सामने नमूना खड़ा हूं, पूरी मीडिया पता कर लेगी।
2002 में राजनाथ सिंह कुशल तिवारी जी हमारे मंच पर थे, उनके 2002 में राजनाथ सिंह भगत राम मिश्रा को भी काउंटर कराना चाहते थे, इन्होंने बचाया था। 2 महीना भगत राम मिश्रा वर्सेस राजनाथ सिंह चला था। और सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए कि आज की तारीख में जो कल बलरामपुर में मीटिंग थी, प्रधानों को आदेश था कि मनरेगा से मजदूरों को पेमेंट कर करके उनको भेजा जाए। मनरेगा से पूरे प्रदेश में मनरेगा से पेमेंट करके भुगतान कर करके उत्तर प्रदेश में भीड़ बनाई जा रही है। मैं सबका स्वागत करता हूं, इस बात को आश्वस्त दिलाता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हवा चलेगी, हवा ब्राह्मण संघ लेकर के पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री घोषित करता हूं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वो अपनी बात रखें। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले प्रेस के अपने साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में बहुत ही वरिष्ठ समाज से जुड़े हुए लोग और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े हुए लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, पूर्व सभापति विधान परिषद रहे, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूर्व सांसद भीम शंकर तिवारी जी उर्फ कौशल तिवारी जी, हम दोनों लोग सदन में भी रहे हैं और कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही साथ बड़ी संख्या में और साथी लोग हैं, संतोष पांडे जी, संजय दीक्षित जी, समीर त्रिवेदी जी, शिव कुमार निषाद जी, योगेंद्र शर्मा जी, जलालुद्दीन सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। विमल दुबे जी, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि जितने लोग यहां बैठे हैं मंच पे हमारे साथ सामने, इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। पूरा पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, आज कहीं जगह खाली नहीं है। सड़क पे भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी कार्यालय की तरफ। और साथ ही साथ हमें खुशी है इस बात की कि किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध रहा, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इनकी बड़े पैमाने पे बेईमानी की। जनता इनको सम्मान देना चाहती थी, जनता सम्मान से इनको बैठाना चाहती थी, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने मनमानी की, धोखा दिया, जिसकी वजह से ये उस सम्मान के पद पर नहीं बैठ पाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपको प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रकोष्ठ का भी गठन होगा और हमें उम्मीद है कि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका क्या समाधान होगा वो समय समय पर सुझाव देंगे, जिससे कि हम आपके समाज में भी अच्छा काम करके दिखाएं। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी
इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है, और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाए। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। जब हम लोग बचपन में थे तो केमिकल और टेबल हुआ करती थी, एलिमेंट टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रटते थे हम लोग। इसलिए रटते थे कि परीक्षा में पास हो जाएं। अब जनता को परीक्षा लेनी है सरकार की। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी परीक्षा में पास होंगे? इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठीचार्ज का है, भर्ती स्टे का है। आज महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है, किसान के लिए कीलें गाड़ी गई। लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली। अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं। पराली मुकदमे वापस हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया। आज मजदूर गरीबी से मर रहा है। नदियां जो साफ होनी थी, आज भी नदियां गंदी हैं। भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है। और सरकार की समय पर बत्ती गुल है अभी। कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी, कौन भूल जाएगा? और जब लाशें जल नहीं थी शमशान घाट में, तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी। दोगुनी महंगाई, आधी कमाई, महंगी थाली, महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल, खाद तेल, बेकारी, ठप व्यापार, नोटबंदी। इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगा है। और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली,
न ये बुल संभाल पा रहे हैं, न बुलडोजर संभाल पाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी का, कौशल तिवारी जी का, विनय शंकर तिवारी जी का और इनके जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, इनके परिवार के सदस्यों का, आए हुए सभी समर्थकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके आने से उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। अच्छा, चौबे जी, जय चौबे जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जिन साथियों का नाम छूट गया हो, क्योंकि अध्यक्ष जी नाम ले चुके हैं, मैं सबका इस मंच से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जो साथी कमरे में नहीं आ पाए, हॉल में नहीं आ पा रहे, जो बाहर देख रहे होंगे कार्यक्रम, उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आकर के आपने समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम किया है। निषाद सेना के अध्यक्ष आनंद निषाद जी का भी बहुत स्वागत। बुंदेलखंड सेना के हमारे नुमानी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। श्रीमती रुक्मणी जी के साथ और जो संजय क्या नाम उनका, निषाद जो आपके साथ आए हैं, तो जितने भी साथी इनके साथ आए हैं निषाद समाज के जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी बुला लेंगे उन्हें। नहीं, आज उनसे सवाल मत पूछिए, सवाल हमसे पूछिए। नहीं, इम्पोर्टेंट है, तब भी हम ही इम्पोर्टेंट बताएंगे। जी, पूछ लो, तुम भी पूछ लो पत्रकार बन के सवाल। बोल देने कुछ नहीं। 2016 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए थे कार्यक्रम में और मैंने आपका फ्लीट रोका था और सुरक्षा कर्मी द्वारा बहुत दूर फेंका गया, लेकिन बावजूद आपने कहा कि इस लड़की को आने दो। आपके बगल में माननीय राजश्याम सिंह जी बैठे हुए थे। सर, संसद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नहीं 50 बार ये कहा होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, और हमने ये गुहार भी लगाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 साल के अंदर उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद का उत्थान किया, लेकिन उस गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं ये निवेदन करूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो आपके मातहत ये आगे बढ़ेगा और संसद से गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, इनका सुझाव अच्छा है। और ये भेदभाव करने वाले लोग कभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि इसका प्रस्ताव समाजवादी सरकार बनते ही भेज दिया जाएगा, जिससे कि वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। और जो आपने अभी विधायक जी विनय शंकर तिवारी जी ने जो बात उठाई कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से अस्पताल में भेदभाव हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भेदभाव हुआ, ये भेदभाव वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, खाई पैदा करने वाली सरकार है, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार है। इसलिए सावधान रहें इन लोगों से, और हम सब लोग मिलकर के इनको हटाने का काम करें। और अब तो समाजवादियों के साथ सब अम्बेडकरवादी भी बैठ गए आके, तो अम्बेडकरवादी और समाजवादी जब मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना निश्चित है। क्योंकि आज सबके हक छीने जा रहे हैं, सबका सम्मान छीना जा रहा है, सबको डराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं, और एकाध घटना नहीं, 150 नहीं, जिस समय जांच होगी उस समय आपको जानकारी मिलेगी किस तरीके से पुलिस को खुली छूट देकर के सरकार ने अपने इशारे पर ये घटनाएं कराई हैं। और उसका परिणाम यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस सरकार को दी हैं। न केवल नोटिस दी हैं, बल्कि सरकार को पेमेंट भी करना है कुछ जगह पर, और कस्टोडियल डेथ भी सबसे ज्यादा हुई। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई जाए कारोबार और घूमने के लिए, वो व्यापारी अगर होटल में है तो पुलिस जाकर के घुस जाएगी और इतना मारेगी कि जान चली जाएगी।
क्या एक घटना नहीं है ऐसी? उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर सरकार के ऊपर प्रश्न लगा हुआ है। अभी मैं बांदा गया था, एक ब्राह्मण परिवार का बेटा केवल सब्जी लेने गया, बाद में पता लगा परिवार उसकी जान चली गई और अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी मां रो रही, गिड़गिड़ा रही, धरने पे बैठी सीबीआई जांच के लिए, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही। मैंने उस परिवार से खुद कहा कि आप भूल जाइए इस बात को, ये न्याय देंगे आपको, समाजवादी सरकार बनेगी, हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बताओ, छोटा बच्चा किसी परिवार का अगर चला जाए बाजार में सामान लेने, सब्जी लाने, फल लाने और घर न लौटे, तो सोचो कैसा परिवार पे गुजरेगा, उसके माँ बाप पर कितना संकट है दुख का। इसीलिए मैंने कई बार कहा आपसे कि परिवार वाले ही दुख समझ सकते हैं, परिवार वालों का। जिनके पास परिवार नहीं है वो दुख नहीं समझ सकते। क्या वो गर्भवती मां जो चल करके आई थी, लॉकडाउन के समय पर बेटी पैदा हुई तब भी वो घर पहुंची पैदल चलते चलते, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती थी? इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया, इनका सफाया होगा। ये केवल इनकाउंटर नहीं, न जाने कितने आरोप हैं सरकार पर। अभी हमारा मैनिफेस्टो आ जाने दो, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें रहेंगी और इसलिए रहना जरूरी है कि आप बताइए, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा, परीक्षा नहीं हो पा रही, जांच कहां होगी, कोई एसआईटी करेगी, एक ही तरह की जांच, एक ही जगह जांच, कौन भरोसा करेगा इस सरकार पर? जो समाजवाद है वही अंबेडकरवाद है, जो अंबेडकरवाद है वही समाजवाद है। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी दोनों ही जाति उसको तोड़ना चाहते थे। एक मिनट, एक इनका सवाल हो जाए। दिल्ली से गोरखपुर की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है और ये एक पत्रकार के सवाल के साथ साथ तमाम गोरखपुर वासियों का सवाल है। लखनऊ से दिल्ली जाने में ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि बीच में पड़ता है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे। गोरखपुर वालों का सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और एक राम जानकी मार्ग है। ठीक है, मैं समझ गया। अरे नहीं, बैठा नहीं, यंग ए नया पत्रकार है, बोल लें दो भाई। हाँ ठीक है, मैं समझ गया बात को। ठीक है, ठीक है, मैं बात समझ गया। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं आपकी। मुझे याद है कि बाबा मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही झांसी चले गए थे। बाबा मुख्यमंत्री जी सरकार बनते ही सबसे पहला दौरा झांसी हुआ उनका, और वो झांसी में जाकर के खड़े होकर के कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए हम एक्सप्रेसवे बनवा देंगे। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता था कि झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद फिर उत्तर प्रदेश आता है। जो गोरखपुर की बात की है, मैं अपने नौजवान साथियों, गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी सरकार थी तो कोशिश थी कि लखनऊ के किसी कोने से, किसी जिले से कोई अगर लखनऊ आना चाहे तो वहां के लोगों को 4.5 घंटे से ज्यादा समय लखनऊ पहुंचने में नहीं लगना चाहिए। इसीलिए लगातार एक्सप्रेसवे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से जोड़ा जा रहा था। मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता आगरा लखनऊ से भी बेहतर होती, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्योंकि जानते नहीं है कुछ चीजें, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता गिरा दी है, खराब की है। गोरखपुर के लिए सड़क बन जाएगी और एक्सप्रेसवे जिस तरीके जुड़ रहा है उससे जोड़ने का काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा राम जानकी मार्ग। अगर आपको याद हो तो एक बस यात्रा चली थी, और वो यात्रा बस चल रही कि नहीं चल रही, जो नेपाल बॉर्डर से चलती थी, और उस समय मैंने मांग की थी कि जिस यात्रा में लोगों की आस्था जुड़ी है, भरोसा जुड़ा है, लोग परंपराओं से जुड़ना चाहते हैं, हमारी धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, उस सड़क को 6 लेन बनना चाहिए। 6 लेन
मैं आज भी मांगता हूं और इस नौजवान जो पत्रकार है उससे जुड़ता हुआ कहता हूं कि सरकार को इसकी बात सुननी चाहिए, हमारी न सुने। और हमने नहीं सवाल इससे पूछवाया, अपने आप इसने सवाल किया है। वो तो बात इसके सवाल से मुझे याद आ गई है कि कम से कम नेपाल को जोड़ने वाली सड़क जिसकी समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि 6 लेन बनना चाहिए, दिल्ली में यूपी में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कब इस मार्ग को 6 लेन बनाएगी ये बता दें। कौन बोल रहा है ये? उनका घर चेक करो, अभी भी लाल टोपी मिल जाएगी और हो सकता है छिपा के रखी हो उन्होंने कि कब पार्टी बदलनी पड़ जाए। इसलिए बाबा मुख्यमंत्री जी को सावधान रहना चाहिए, जेब में रख के लाल टोपी मिलने न चले जाए उनसे। अखिलेश जी, एक बीते कुछ समय से सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी कराया जा रहा है जिसमें लाल टोपी पहले व्यक्ति को दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि 17 के पहले और बाद में क्या फर्क है। तो लाल टोपी वाले व्यक्ति के बारे में जो दिखाया गया है आप कुछ कहेंगे? देखिए, ये लाल टोपी का सवाल नहीं है। सवाल मैंने अभी तुम्हें आपको पढ़ के सुनाया। मैंने मुद्दे क्या है? क्या फरार कप्तान समाजवादी सरकार में हुआ था? क्या फरार कप्तान पकड़ा गया? आज हमें आप बताओ, फरार कप्तान पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए, झूठी जांच कर रही सरकार, इनका झूठा प्रचार है, इनके वादे जुमले हैं, इनके पास झूठ का फूल है। अत्याचार इनकी सरकार में, उत्पीड़न इनकी सरकार में, झूठे इनकाउंटर, झूठी हत्याएं कितनी हुई है सरकार में बताइए आप। इसलिए जनता इनको हटाना चाहती है। सवाल रंग का नहीं है, सवाल किसी टोपी का नहीं है, ये बहस को बदलना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। एक मेरा सवाल है, एनसीआरबी 2020 का आंकड़ा है, अकेले लखनऊ में 700 से अधिक अपहरण के कांड हुए हैं। कानून व्यवस्था की बहुत बातें होती है, इस पर क्या कहते हैं? एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। और मुझे खुशी है इस बात की, जिस समय डीजीपी मीटिंग हुई थी, यहाँ पे देश के डीजीपी आए थे, वो आश्चर्यचकित थे कि कैसी बिल्डिंग बन सकती है, एक पुलिस हेडक्वार्टर ऐसा भी बन सकता है। और सुनने में ये आ रहा है कि किसी को इतना पसंद आया कि सबसे ज्यादा समय उन्होंने वहीं गुजारा, कोई रात में सोया भी वहां पर। तो सोचो समाजवादियों की कितनी बड़ी देन है। एक स्ट्रक्चरल चेंज जो रिस्पांस सिस्टम न्यूयॉर्क का था वो दिया है। आप क्या उम्मीद करोगे बाबा मुख्यमंत्री जी से, जो अभी तक बैल नहीं पकड़ पा रहे हैं? अभी आगरा में गए, बैल आ गया उनके सामने, वो मिलने आया था कि नमस्कार करने आया था मुझे यही नहीं पता। कभी सवाल ये भी तो उठाया करो कि बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलने कोई आया आगरा में? कौन आया था मिलने? आप मत बोलिए, बैल आवाज चलेगी तो आप पे भी केस हो जाएगा। एक सवाल, 2017 में भी समाजवादी पार्टी की जीत जो है निश्चित दिखाई दे रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो आशा के विपरीत आए। नहीं, इस बार जीत रहे हैं, छोड़िए अब जीत रहे हैं इस बार, छोड़िए अब कोई सवाल नहीं हमें। ये सरकार बनने जा रही, आपको गिनती पूछना चाहिए, गलत सवाल पूछ रहे हो। ये इनका सवाल पूरी तरीके से गलत है। इन्हें पूछना चाहिए कि 300 से ऊपर सीटें जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो। बिल्कुल गलत है सवाल आपका। क्या चीज? फिर बताऊं मैं आपको, सवाल यह है कि जो हाथ में आपके है स्मार्टफोन, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश के नौजवान इंतजार कर रहे हैं टैबलेट का। क्या ये सरकार अभी तक टैबलेट देती रहेगी? और सुनने में ये आ रहा है ये चीन से मंगा रहे हैं सब सामान। ये सवाल ये है कि चीन का सामान मंगा के देंगे क्या? ये कपड़े के, नमक के, जूतों का हर कीमत बढ़ रही। जब जीएसटी लग जाएगी, जब डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो सब कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? इसीलिए मैंने कहा कि आधी कमाई हो गई है।
और महंगाई दोगुनी है। अगर कमाई आधी होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? आप लोगों का जो वेतन कटा है पत्रकार साथियों का, वो भी अभी तक नहीं बढ़ पाया है। राशन बांट रहे मंत्री और मुख्यमंत्री, कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, क्या भरोसा उठा जो ये गरीब जानता है। पहले ये राशन बांटने का कार्यक्रम नवंबर तक था। आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो गरीबों को अनाज बांटने का कार्यक्रम नवंबर तक था और अब इन्होंने मार्च तक कर दिया है। आज भी अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन है और विज्ञापन में ये कहा गया कि मार्च तक है। ये मार्च तक इसीलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि मार्च के बाद चली जाएगी सरकार इनकी। अब मार्च के बाद तो समाजवादियों को देना है, इसलिए गरीबों का खाना, बच्चों के लिए मॉडर्न किचन कैंटीन, और जिस तरीके से गरीबों के लिए खाना कैंटीन में मिलना शुरू होना था, जो मजदूरों के लिए अच्छा खाना, पौष्टिक खाना देने का इंतजाम किया गया था, दोबारा समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों को मुफ्त भी खाना देना पड़े, कैंटीन बनानी पड़े, तो बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ गरीबों का जिस तरीके से अनाज का पैकेट बुंदेलखंड में बांटा गया था, जिसमें घी भी था, सरसों का तेल भी था, याद कीजिए, सरसों का तेल भी था, घी भी था और मिल्क पाउडर भी था, वो भी दे रहे थे। तो गरीबों को जब तक न्यूट्रिशनल पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, ये केवल बस दे देना चाहते हैं। तिवारी परिवार का कुनबा शामिल हुआ है। तिवारी परिवार का पूरा कुनबा, अरे पूछ लेने तो भाई, तुम्हारा सवाल बहुत पहले था, इन पूछ लेने दो। तिवारी परिवार का पूरा कुनबा शामिल हुआ है। इसके पूर्व आपने और संतोष पांडे जी ने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी परशुराम जी की प्रतिमा लगवाएगी। ये प्रतिमा चुनाव के पहले लगेगी या समाजवादी सरकार बनने के बाद? भगवान परशुराम जी का सम्मान करेंगे और हमारे तमाम मंच पे बैठे नेता और सब लोग सहमत हैं। सरकार से पहले भी होगा उनका पूजा पाठ और जो भी करना होता है, और सरकार के बाद भी होगा। सरकार से पहले और बाद दोनों टाइम होगा। आपको झूठ बोलने वाला ढूंढना है कहीं? मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे उलझा दिए गए हैं। नौकरी जिस तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए थी, परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तमाम नौकरियों को उलझा दिया गया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी विभागों में और सभी जो नौकरियां रद्द हुई हैं या पेपर लीक हुआ है, उनको करा करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। तमाम शिक्षा विभाग में, चाहे वो 69,000 वाले बच्चे हों, चाहे टीटी वाले बच्चे हों, शिक्षा मित्र वाले हों, बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, इन तमाम बच्चों की समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी सरकार में होगा और वो घोषणा पत्र का इंतजार करिए। हमें तो एक ही बात, हमारी जानकारी में एक ही चीज की है कि इन्हीं के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी के नेता को पैदल पैदल चला दिया, वह इतना हमें पता है। तो जब 4 गाड़ी पे चलने वाले अपने ही मुख्यमंत्री को पैदल कर देंगे तो सोचो क्या होगा। प्रधानमंत्री जी कल काशी विश्वनाथ और अगले महीने श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या का शिलान्यास, इसका चुनाव में आप कितना प्रभाव देखते हैं? उसी से जुड़ा हुआ योगी कैबिनेट से वहाँ कर रहे हैं काशी को। अच्छा, एक बात तो मानोगे नहीं, और मैं तो आपसे चाहूंगा कि बहस करिए। कल सरयू वाली योजना थी, आपको आंकड़े निकालने चाहिए और 12 से लेकर 17 तक कितना काम हुआ, और आपको ये बताना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अन्नदाता के परिवार में खुशहाली कैसे आए, किसान हमारा खुशहाल कैसे हो। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये किसान की आय दोगुनी का वादा किसने किया था? क्या आप जानते हैं किसने वादा किया था? आप सब जानते हो कि किसने वादा किया था। आज की महंगाई में जब खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, पैदावार बढ़ेगी नहीं, सब चीजें बाहर से लाई जा रही हैं, तो किसान की आय कैसे दोगुनी होगी? ये जवाब न पूछ ले, इसका ये सवाल जनता न कर दे,
इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है, बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। ये सब कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं आप वाला के किसानों की पैदावार की और उनकी आय का दोगुना पैसा सरकार को न देना पड़े। जो कानूनी हक नहीं दे सकते एमएसपी के लिए कानूनी हक नहीं है, वो इंतजार होना। इसलिए हम कह रहे हैं आपको जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो टेक्नोलॉजी या इलेक्शन कमीशन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टीज तो जानकारी और सूचना दे सकती हैं। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि समय पर जिन लोगों के वोट बढ़े हैं, जिन लोगों के वोट कटे हैं, वो जो जानकारी मिल जाए पॉलिटिकल पार्टीज को। और जो डबल बने हुए वोट, किसी का ट्रिपल वोट है, किसी का 5 जगह वोट है, अब पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पता करेंगे? क्या टेक्नोलॉजी है? नाम हो सकते हैं ज्यादा, फादर नाम कैसे होगा, उससे जुड़ा होगा। फोटो कितनी की कैसी मिलाई गई होगी। अगर फोटो के आधार पर, फोटो के पहचान के आधार पर इलेक्शन कमीशन को कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई इस तरह की व्यवस्था हो जिससे पता किया जा सके कि कितने लोगों ने डबल ट्रिपल वोट बढ़ाए हैं, उसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देनी चाहिए। और जिनके ज्यादा वोट बन गए उनके वोट कटने चाहिए, और जो कटे हुए वोट हैं उनकी जानकारी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाएगी तो वो जानकारी देंगे जिससे कि उनके वोट भी जुड़ जाएं। Sir, there is a tough fight between Samajwadi Party and BJP now. How do you see the BSP and Congress, because उनको बिल्कुल कॉर्नर। देखिए, अब टफ फाइट नहीं है, अब ये लड़ाई एक तरफा है। एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और उसका परिणाम ये है। देखिए, आज विनय शंकर तिवारी जी बैठे हैं, हमारे कुशल तिवारी जी बैठे हैं, पूर्व सभापति जी बैठे हैं, यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। ये किन्नर सभा की आज अध्यक्ष बन गई प्रदेश की, आज से ये भी निकल पड़ेंगी। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और जो जनता चाहती है बदलाव, उसको कौन रोक सकता है? छोटे दलों का कितना मेजर रोल होगा, चाहे आम आदमी पार्टी को आप ले लीजिए या अन्य और दल ले लीजिए, क्योंकि काफी लोग अभी तो हमें ये है कि हमारी पार्टी अकेले कितने लड़ ले, कितने सहयोगी दलों को जोड़ लें, कितने अपने क्षेत्रीय दलों को साथ ले लें। अभी इस बात की बात है, जो जनता की भावना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता हटाना चाहती है। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं, और एक बार फिर पार्टी में जुड़े साथ आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत है श्री गणेश शंकर पांडे जी, श्री कुशल तिवारी जी, श्री विनय शंकर तिवारी जी, मुकेश